हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की आपकी क्लास में। और क्योंकि हम लोगों ने साइंस की छठी क्लास की पूरी किताब ख़त्म कर ली है, इस वजह से आज हम अपने कुछ प्रश्नों की तरफ चलेंगे। मतलब ये पहले आपके कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद उसको चेक किया जाता है कि वाकई में आपके दिमाग में वो कंसेप्ट क्लियर हुए हैं या कहीं कोई कन्फ्यूजन रह गई है। और उसी के साथ साथ रिवीजन भी हो जाती है आप लोगों की, तो आपके दिमाग में थोड़ा लंबे समय तक के लिए कंसेप्ट रुक जाते हैं, कैप्चर हो जाते हैं। तो उसी की भाई आप ये कह सकते हैं कि एक ये वीडियो है, एमसीक्यू की पूरी वीडियो है। इसमें आप अपने आप को जांचें और साथ ही साथ इन प्रश्नों के अलावा भी मैं बीच बीच में कुछ आपसे पूछता रहूँगा, उसका जवाब भी साथ साथ देते रहें। तो जितने भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और कहीं ना कहीं आपको भी ये पता है कि आपके दोस्तों तक अगर ये वीडियो पहुंचेगी तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा उनका। इस वजह से अगर आप सच में एक अच्छे दोस्त हैं तो वीडियो को ज़रूर आगे तक पहुंचाएं। शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल है आप लोगों के सामने कि इनमें से कौन सा एक मांसाहारी जानवर है या मांसाहारी जीव है। अगर जीव बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला है चिड़िया, दूसरा है उल्लू, तीसरा है तोता और चौथा है गाय। अब यहाँ कहाँ कन्फ्यूजन आती है? यहाँ कन्फ्यूजन आती है ज़्यादातर कि जो स्पैरो है उसमें और उल्लू में, कि ये दोनों किस प्रकार के हैं। जैसे कई बार देखा होगा कि चिड़िया भी क्या करती है, चिड़िया भी कीड़े खा लेती है। अगर कीड़े खाएगी और दाना भी खाएगी तो उसे किस में काउंट करेंगे? उसे एटलीस्ट हम मांसाहारी में काउंट नहीं करेंगे। उसे हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो सर्वाहारी है, ठीक है। उसे सर्वाहारी कह सकते हैं, उसे ओमनिवोर कह सकते हैं, लेकिन उसे कार्निवोर नहीं कह सकते। तो सबसे पहले तो आप आंसर जान लो, इसका आंसर होगा आउल, मतलब उल्लू। अब अगर आप कहते हैं तो थोड़ा सा चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट में आपको क्या समझने की ज़रूरत है वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है। अब देखो, ध्यान से सुनना बातों को। सबसे पहला क्या होता है भाई? सबसे पहला होता है हर्बीवोर। हर्बीवोर में क्या होता है? ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब खुद खाना बनाएंगे। फिर होता है कार्निवोर। कार्निवोर मतलब परपोषी, दूसरे पर डिपेंड रहने वाले। या फिर आप ये कह सकते हैं ये स्वपोषी की बजाय आप पता है इसको क्या बोल लो, आप इसको हर्बीवोर जो है इसको, ठीक है, आप स्वपोषी बोल सकते हो। या जो भी हरे पत्तेदार सब्जियां खाती है ना, उन्हें आप कह सकते हो। हरे पौधों से मिलने वाली जो चीज़ें खाते हैं उन्हें आप कह सकते हो हर्बीवोर। कार्निवोर को आप क्या कहोगे? कार्निवोर को मांसाहारी बोलोगे, मांसाहारी। फिर उसके बाद आती है अपनी थर्ड कैटेगरी, ओमनीवोर की। ओमनीवोर कैटेगरी में क्या होती है? सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब इन्हें कुछ दे दो सब खा जाएंगे। उसके बाद होते हैं स्केवेंजर। स्केवेंजर क्या होते हैं भाई? स्केवेंजर होते हैं मृतपोषी, आप कह सकते हो, जो मरे हुए को खा जाते हैं। तो ये चार कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी कौन सी? जो हरे पत्तों से मिलने वाली या पौधों से मिलने वाली चीज़ों को खाते हैं। उसके बाद है भाई दूसरा क्या होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, ये स्वपोषी नहीं होता है, ये कुछ और नाम होता है, मैं भूल गया हूँ इसका नाम हिंदी में। थर्ड है भाई ओमनीवोर। ओमनीवोर को क्या बोलते हैं? सर्वाहारी, जो सब कुछ खाने को तैयार है। इसे दाना दे दो दाना खा जाएगा, मांस दे दो मांस खा जाएगा, कुछ भी खा जाएगा ये। फोर्थ ऑप्शन क्या है भाई? फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाता है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर में क्या होता है? मृतपोषी। मृतपोषी बोलते हैं जो मरे हुए को खा जाए। इसमें पौधे को खाया तो आप कह सकते हैं हिरण को। हिरण क्या है? एक हर्बीवोर है। कार्निवोर में आप कह सकते हैं शेर को। शेर सिर्फ मांस खाता है, कभी भी घास नहीं खाता। ओमनीवोर में आप किसे बोलोगे? ओमनीवोर में आप काउंट कर सकते हो, आप काउंट कर लो कौवे को। कौवा जो होता है वो अनाज भी खाता है और वो मांस भी खाता है। उसके बाद है स्केवेंजर। तो जो हमारे गिद्ध होते हैं वो स्केवेंजर की कैटेगरी के होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। और
आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए, इंसान को आप किस कैटेगरी में रखोगे? इंसान को किस कैटेगरी में रखोगे? कार्निवोर्स में रखोगे, हर्बीवोर्स में रखोगे, या फिर ओमनीवोर्स में रखोगे, या फिर इनमें से किसी में नहीं रखोगे? बताइए। अब आप कहेंगे कि इंसान तो दो तरह के होते हैं। दो तरह के कैसे इंसान होते हैं? एक ऐसा इंसान होता है जो मान लो रोटी खा ली उसने, दूध पी लिया, अंडा खा लिया, लेकिन मांस नहीं खाया उसने, उसे आप क्या बोलोगे? तो उसे ठीक है, आप एक तरीके से मान लो कि भाई वो शाकाहारी है, लेकिन वो पूर्णतः शाकाहारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अंडा खा लिया। अब अगर बात आती है कि इंसान क्या करता है, भाई इंसान रोटी खा ली उसने, दूध पी लिया उसने, घी खा लिया उसने, ना अंडा खाया ना मांस खाया, अब आप उसे क्या बोलोगे? तो अब ये जो व्यक्ति है ये शाकाहारी है, ठीक है, ये शाकाहारी है और इसे हम शुद्ध शाकाहारी बोल सकते हैं, क्योंकि शाकाहारी में मांस को वर्जित बताया गया है। दो कंसेप्ट होते हैं, देखो इसको वापस से कंसेप्ट वाइज आपको समझाया जाएगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, बेशक ज़्यादा डीप में जाके समझाओ, लेकिन समझाओ पूरी बात। अब देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है कंज्यूमर की कैटेगरी, एक क्या होती है, एक होती है कंज्यूमर की कैटेगरी, और एक क्या होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इन दोनों को हिंदी में भी समझाऊंगा, परेशान मत होना। कंज्यूमर को कहते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं। कैसे? एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसे हम द्वितीयक बोल देते हैं। तीसरा होता है टर्शरी, जिसे हम तृतीयक बोल देते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अलग अलग जो हैं वो स्टेप्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये मान लो 3 स्टेप हो गए, ठीक है। अब उसके बाद भाई बात क्या आती है, प्राइमरी हम उसे बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ हरे पौधों पर डिपेंड करता हो, जो हरे पौधों पर डिपेंड करता हो, ठीक है, उसे बोलेंगे हम प्राथमिक या प्राइमरी कंज्यूमर। अब मान लो कि किसी व्यक्ति ने रोटी खा ली, दूध पी लिया और अंडा खा लिया, ये 3 चीजें खा ली, तो उसे किस में रखा जाएगा? अंडे की वजह से उसे रखा जाएगा सेकेंडरी में। क्यों? क्योंकि दाने को खाया, अनाज को खाया मुर्गी ने, और मुर्गी से जो अंडा मिला वो खाया मनुष्य ने, तो वो द्वितीयक उपभोक्ता में चला गया, ठीक है। ये होती है फूड चेन। जब आप फूड चेन का कंसेप्ट क्लियर करोगे ना, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये चला गया द्वितीयक में। अब मान लो इसने अंडा नहीं खाया, तो ये किस में जाएगा? अब आप बोलोगे कि ये प्राथमिक में जाएगा, पर मैं बोलूंगा कि ये अब भी द्वितीयक में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने दूध पिया है। क्या हुआ? गाय ने खाया हरा चारा, जैसे घास खा ली, और दिया दूध, तो गाय से मिलने वाला दूध पिया इंसान ने, तो ये फिर से क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। लेकिन अब मान लो ये सिर्फ रोटी खा रहा है, इसने दूध भी नहीं पिया, ये सिर्फ रोटी खाता है या सिर्फ फल खाता है। आपने सुना है ना, लोग फलाहार करते हैं। जैसे रामदेव क्या कहते हैं भाई? रामदेव कहते हैं कि मैं फलाहार पे हूँ, मतलब मैं सिर्फ फल खाता हूँ, मैं अनाज नहीं खाता। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कुल मिला के ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाता है। इसके पीछे का राज क्या होता है? इसके पीछे का राज ये होता है कि एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलती है। एनर्जी जो होती है प्राथमिक उपभोक्ता को, वो सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न होता है। अब आते हैं भाई हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहेंगे? मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, एग्जैक्ट हिंदी शायद मुझे ना समझ में आए, कि आपके पोषण का माध्यम, हाँ बन गई, हिंदी बन गई। पोषण का माध्यम आपका क्या रहेगा? तो पोषण का माध्यम देखो क्या होता है कि आप हरे पौधे पर डिपेंड करते हो या फिर आप मांस खाते हो। हाँ याद आ गया, हर्बीवोर को शाकाहारी बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं हर्बीवोर को, तो इसको हटा दो अब,
शाकाहारी, मांसाहारी। कई बार ऐसा होता है बहुत आसान से शब्द होते हैं लेकिन पता नहीं क्यों वो दिमाग पे से घूमते रहते हैं पर ज़बान पे नहीं आ पाते। तो मांसाहारी, उसके बाद आप कह सकते हो सर्वाहारी, और फिर चौथा पॉइंट कौन सा आया अपना, मृतपोषी। अब इंसान इसमें कौन सी कैटेगरी में जा सकता है? अगर इंसान सिर्फ रोटी खाए तो उसे शाकाहारी बोलेंगे और प्राथमिक उपभोक्ता भी बोलेंगे। अगर वो दूध पिए तो भी हम उसे शाकाहारी बोलेंगे, लेकिन अब वो द्वितीयक उपभोक्ता की कैटेगरी में चला गया। अंडा खाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम मांसाहार में काउंट कर लेना चाहिए हमें, पर इस बात पर एक चर्चा, एक डिबेट हो सकता है, क्योंकि शाकाहारी तो हम उसे कह नहीं सकते क्योंकि उसने जीव हत्या की है, और मांसाहारी उसे कहना नहीं चाहिए क्योंकि उसने तो मांस खाया ही नहीं। तो इस पर एक चर्चा बन सकती है, देखेंगे कि इसका क्या भाई जो है रिजल्ट निकलना चाहिए, लेकिन उसका जो कंज्यूमर बेस है वो द्वितीयक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा कि कंज्यूमर वाला कंसेप्ट एक टोटली अलग है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण का जो माध्यम होता है वो कंसेप्ट टोटली अलग है। ये दो अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट होते हैं जो आपके दिमाग में थोड़ी सी खिचड़ी पका देते हैं। तो अब हमने एक सवाल छोड़ा है डिस्कशन के लिए। क्या छोड़ा है कि जो अंडा खाए उसे मांसाहारी कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बस ये हमने छोड़ा है। ठीक है, तो इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आ जाते हैं वापस से। ये था अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन कहता है इंसान को क्या कहोगे? तो इंसान जो है भाई वो अनाज तो खाता ही है लेकिन कई बार मांस भी खाता है। इस वजह से हम इसे किस में काउंट करेंगे? इसे हम काउंट करेंगे ओमनीवोर में, मतलब सर्वाहारी में। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने आपको चीज़ों को पृथक करना मतलब सेपरेट करने के कुछ तरीके बताए थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे तरीके याद होंगे क्योंकि अब ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को आंसर करने के लिए। तो सवाल भाई आप लोगों के सामने, सवाल आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स, मतलब दो जो ये होते हैं मिसिबल लिक्विड होते हैं, ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाएं। पर ये जो क्वेश्चन है ना ये बड़ा ही गलत क्वेश्चन है, इसको करेक्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा भी करेक्ट करो। इसको ये नहीं बोलेंगे मिसिबल, इसको हम बोलेंगे इमिसिबल। इमिसिबल किसको बोलते हैं? जो आपस में मिले ना। तो थोड़ा सा इसको भाई चेंज कर लेना क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बन नहीं सकता है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट हो ही नहीं सकता जो ये फिलहाल सामने है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करना। इसको क्या कर लोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स, इनमें से कौन सी विधि दो ऐसे तरल पदार्थों को अलग करेगी जो आपस में घुलनशील नहीं होते? तो ऑप्शन आपके सामने है, सेपरेटिंग फनल, या सीविंग मतलब छानना, या विनोइंग मतलब फटकारना, या फिर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को क्या बोलते हैं? उदात्तीकरण बोलते हैं जहां तक मुझे याद है। तो इन चारों में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? तो इसमें से भाई आपको क्या आंसर चूज करना चाहिए? वापस से रिपीट कर देता हूं, ये जो मिसिबल है इसको चेंज करके इमिसिबल कर लेना, मतलब ये मिक्स नहीं होंगे। और ऐसे दो तरल जो कभी मिक्स नहीं होते उनके लिए आप सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हो। सेपरेटिंग फनल क्या होती है? चलो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ ले जाकर बताया जाए। वापस से आ जाते हैं अपनी इसी पेज पर और सेपरेटिंग फनल का आपको कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि हमने क्या किया, गलती से पानी में क्या मिला दिया? सरसों का तेल मिला दिया। ठीक है, सरसों का तेल मिला दिया, डीजल भी गिर गया उसमें हमसे गलती से। ठीक है, और साथ ही साथ पेट्रोल भी गिर गया। हालांकि गलतियां तो बहुत हो गई और इतनी होती नहीं है ऐसी, इसको गलती नहीं बोलेंगे, इसे गुनाह बोलेंगे। इतना नहीं करना चाहिए, कीचड़ थोड़ी मचाना है, पर ठीक है हमें तो सवाल समझना है। तो अब इसके लिए क्या होता है, एक सेपरेटिंग फनल होती है। वो सेपरेटिंग फनल कैसी होती है? वो सेपरेटिंग फनल कुछ इस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की, आप उसे मान लो। ये ऊपर उसका होता है मुंह। अब क्या है भाई, अब इसके यहाँ ना एक
क्या लगी होती है, नल या कूप या टैप आप कह सकते हो, ठीक है, ऐसी टैप लगी हुई होती है। जैसे मयूर जग होता है ना, सेम वैसी ही होती है ये, पर इसमें क्या है, ये शीशे की होती है, ग्लास की होती है, टोटली ग्लास की, ताकि हमें आर पार दिखाई देता रहे अच्छे तरीके से। अब क्या होगा, सबसे भारी चीज जो कि इसमें क्या है भाई, इसमें होनी चाहिए, भारी चीज में होना तो सरसों का तेल चाहिए, पर एक बार देखने वाली बात है, ऐसा मान लेते हैं कि नीचे पानी आ गया, फिर उसके बाद आ गया सरसों का तेल, फिर उसके बाद आ गया डीजल, और फिर उसके बाद आ गया पेट्रोल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन गई, इनकी लेयर्स बन गई, पहली लेयर पेट्रोल, दूसरी लेयर डीजल, तीसरी लेयर सरसों का तेल और चौथी लेयर पानी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ नीचे कोई एक बर्तन रख लेंगे, ठीक है, कोई एक बर्तन रख लेंगे, और ये नल जो है इसे क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। जैसे ही आप ऑन करोगे तो ये पानी धीरे धीरे निकलने लगेगा, और ये जो लेयर है ये धीरे धीरे नीचे आने लगेगी, ऐसे नीचे आने लगेगी। तो जब ये नल तक आके रुक जाए, बिल्कुल खाली हो जाए, तो इसको बंद कर दो, नल को क्या कर दो, ऑफ कर दो। उसके बाद ये जो बर्तन है इसे हटा दो और इसकी जगह कोई दूसरा बर्तन लगा दो। उसके बाद वापस से नल को क्या कर दो, ऑन कर दो, तो सरसों का तेल आ जाएगा इसमें बर्तन में। फिर इसे दोबारा से हटा देना, फिर उसके बाद तीसरी बार बर्तन लगाओगे तो डीजल आ जाएगा, और चौथी बार में अलग से पेट्रोल खुद अपने आप बच जाएगा। इसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई आपको समझ में आया होगा, जो लिक्विड, जो तरल पदार्थ मिलते नहीं हैं वो लेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, परत बनाते हैं, और उस परत को हम एक एक करके निकाल लेते हैं इस नल के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपके सामने, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड इज नोन एज। एक तरल में एक ठोस के कण को बैठने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन या प्रेसिपिटेशन, उद्दातीकरण, अवसादन, निस्तारण या वर्षण, क्या बोला जाता है। आप में से भाई काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, क्योंकि देखो ये जो टर्म्स हैं, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, ये हैं तो बहुत आसान, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम किसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले इन चारों ही पॉइंट को हम एक बार समझ लेते हैं। सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, देखो रूल क्या है, बर्फ को पिघलाओगे तो पानी बनेगी, और पानी को गर्म करोगे तो वाष्प बनेगी। ये रूल है कि सॉलिड से लिक्विड में जाना चाहिए, लिक्विड से गैस में जाना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें इस रूल को वायलेट करती हैं, मतलब इस रूल का उल्लंघन कर देती हैं, उसको कहा जाता है सब्लिमेशन। जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनने लग जाए उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, जब बीच का लिक्विड वाला पार्ट जो है मिसिंग हो जाए। फॉर एग्जांपल कपूर, कैम्फर जिसे आप कहते हो, अगर हम उसे गर्म करेंगे तो वो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में चेंज नहीं होगा वो, ठीक है, तो उसे सब्लिमेशन का एक उदाहरण मानेंगे। फिर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेडिमेंटेशन। तो ये टर्म भी आपको समझा देता हूँ। मान लो कि आपने एक गिलास पानी में 2 चम्मच चौक पाउडर या मिट्टी या कुछ भी, रेत कुछ भी आपने मिला दिया है, चम्मच से घोल दिया। अब उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, उसे परेशान मत करो, 2 घंटे 4 घंटे छोड़ दो। उसके बाद आप देखोगे कि सारी मिट्टी जो है वो नीचे बैठ गई है और बाकी पानी ऊपर रह गया है, उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन, मतलब अवसादन। तीसरा पॉइंट, जब वो मिट्टी बैठ गई है तो गिलास को हल्के से टेढ़ा करना और दूसरे गिलास में पानी को निकाल लेना, और नीचे जब मिट्टी वाला पानी हिलने लगे तो रुक जाना। अब क्या हुआ, साफ पानी अलग हो गया, मिट्टी वाला पानी अलग हो गया है, इसे कहेंगे निस्तारण, डिकेंटेशन। लास्ट है प्रेसिपिटेशन, ये मैंने आपको कई बार समझा रखा है। कंडेंसेशन के बाद जब छोटी पानी की बूंदें आपस में मिल मिल के बड़ी पानी की बूंदों का रूप लेती हैं और नीचे बरसने लगती हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, अ लिक्विड विच कंटेन्स द डिजोल्व्ड मटेरियल इज नोन एज। एक ऐसा तरल जिसमें कोई ना कोई पदार्थ घुला हुआ हो, उसे किस रूप में जाना जाता है।
विलायक के रूप में या विलयन के रूप में या विलेय के रूप में या इनमें से किसी में नहीं। सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सोल्यूट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर वैसे तो भाई देखो बड़ा आसान है। क्यों? आप ऐसे याद कर लो कि जो वाटर है उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है, मिक्सअप कर लेता है। तो इस वजह से पानी क्या हुआ, लिक्विड है और इसमें कई सारी चीज़ें घुल जाती हैं, तो इसे सॉल्वेंट कहा जाता है। तो इससे ही आप याद कर सकते हो कि अगर पानी सॉल्वेंट है तो कोई भी एक लिक्विड सॉल्वेंट होगा या एक विलायक होगा जिसमें कोई दूसरी चीज़ कम मात्रा में मिलाई जाए। जिसकी मात्रा ज़्यादा, पानी की मात्रा ज़्यादा, तो वो विलायक हो गया। ठीक है, नमक या चीनी जो भी उसमें मिलाया था उसकी मात्रा थी कम, 1 या 2 चम्मच, तो वो सोल्यूट हो गया। मतलब विलेय छोटी मात्रा में मिलने वाला पदार्थ और विलायक बड़ी मात्रा में कोई मौजूद चीज़, कोई प्रेजेंट चीज़ जिसमें वो विलेय मिलाया गया था, सोल्यूट मिलाया गया था। ठीक है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो तीसरी चीज़ मिली, जैसे हमने 1 गिलास पानी में, पानी क्या हो गया, विलायक हो गया, सोलवेंट हो गया। 2 चम्मच चीनी मिलाई, चीनी क्या हो गई, विलेय हो गई, सोल्यूट। तो दोनों को मिला के मीठा पानी बन गया। तो ये जो नई चीज़ बनी है जिसे हम मीठा पानी कह रहे हैं, ये क्या है, ये विलयन है जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बटर पेपर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, ऑयली होता है, ओपेक होता है या ट्रांसलूसेंट होता है? पारदर्शी, तैलीय, अपारदर्शी या पारभासी? इसके लिए पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताएं। ये क्लास भाई होती बेशक प्रीमियर है, लेकिन मैं आपके कमेंट्स देखता ज़रूर हूँ। तो इन चारों में से भाई आपको सबसे पहले तो सारे कंसेप्ट समझने हैं। जिसके आर पार आप देख पाओ वो ट्रांसपेरेंट। ऑयली किसे बोलेंगे? जिससे अगर आप किसी दूसरी चीज़ को टच करते हैं और उस पर ऑयल के स्टेन्स, धब्बे आ जाएं, उसे ऑयली बोलोगे। ओपेक, जिसके आर पार बिल्कुल ही ना दिखाई दे। ट्रांसलूसेंट, पारभासी किसे बोलोगे? जिसमें से धुंधली चीज़ दिखाई दे। जैसे होता है ना कई बार कि खिड़की के पीछे से कोई व्यक्ति निकल गया, परछाई तो दिखी लेकिन पहचान में नहीं आया कि व्यक्ति कौन था। क्यों? क्योंकि वो जो शीशा था खिड़की का वो पारभासी था, ट्रांसलूसेंट था। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बटर पेपर जो है वो ट्रांसलूसेंट है, पारभासी है। बटर पेपर क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा कि मिठाई में लग के आता है। कई बार मिठाई का जो डब्बा होता है ना, मिठाई को ढकने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। या मान लो कि ड्राइंग जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, उनसे जब अच्छी ड्राइंग बन नहीं रही होती तो ओरिजिनल जो पिक्चर है उसके ऊपर एक आर पार दिखने वाला पेपर रखेंगे और उस पर बनाने लग जाएंगे, तो उसे बटर पेपर कहते हैं। वो काफ़ी चीज़ बहुत पास आ जाए तो थोड़ी सी साफ दिखती है, थोड़ी सी भी दूर हो गई तो बहुत धुंधली दिखती है। इस प्रकार का पेपर होता है। और आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। ये है आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट ग्रो जूट? जूट मतलब पटसन। इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो पटसन नहीं उगाता? ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार। ये 4 ऑप्शन आपके पास। अब इनमें से आपको क्या सोचना है? इनमें से आपको सोचना ये है कि कौन सा जो राज्य है वो पटसन की फसल के बिल्कुल विपरीत मौसम वाला है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, इन सभी जगह जो मौसम है वो पटसन के लिए फेवरेबल होता है। लेकिन राजस्थान का जो शुष्क मौसम होता है, जो ड्राई मौसम होता है, वो पटसन के लिए नहीं बना है। ठीक है, तो इस तरीके से भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। और आगे बढ़ जाते हैं भाई। ये सिर्फ इंग्लिश का क्वेश्चन है तो इसको होमवर्क में दे देंगे। इसका किसी भी तरीके से अनुवाद नहीं हो पाया, वैसे मैं कंसेप्ट आपको समझा दूंगा। शेयरिंग से आप क्या समझते हो? तो इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ मैं। शेयरिंग हम बोलते हैं जैसे कोई मान लो कोई पशु आपने पाल रखा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसकी बॉडी से बाल उतार लेते हैं। जैसे बकरी पाल रखी है आपने, तो बकरी के बाल उतार लिए, ऊन उतार लिए, तो उसे हम शेयरिंग बोल सकते हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंज, इनमें से कौन सा एक रिवर्सिबल चेंज है, प्रतिवर्ती परिवर्तन है, ये आपको बताना है। दूध का दही में तब्दील हो जाना, फलों का पक जाना, बर्फ का पिघल जाना और लकड़ी का जल जाना, इनमें से कौन सा परिवर्तन एक रिवर्सिबल मतलब प्रतिवर्ती जो है परिवर्तन है। तो सबसे पहले तो अब मैं इसका आपको वापस से कंसेप्ट बता देता हूं कि रिवर्सिबल क्या होते हैं। देखो चेंजेस दो तरह के होते हैं, परिवर्तन दो तरह के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, वापस से सेम हो जाना। जैसे मान लो आपके हाथ में मैंने एक पेज दे दिया और ये कहा इसको फोल्ड कर दो, आपने कर दिया फोल्ड, मैंने कहा एक और बार कर दो, आपने एक और बार कर दिया, मैंने कहा एक और बार फोल्ड कर दो, आपने एक और बार कर दिया। अब मैंने आपको कहा इस पेज को वापस से सीधा बना दो, तो क्या करोगे, फोल्ड खोल दोगे, पेज वापस से सीधा हो गया। तो ये चेंज क्या था, ये चेंज था रिवर्सिबल चेंज, कि वापस से पहले जैसा हो गया। लेकिन कई चीज़ ऐसी होती हैं जो पहले जैसी नहीं हो पाती। जैसे मैंने ये कहा आपको कि रात को सोने से पहले दूध को दही जमने के लिए रख देना खट्टा मिला के, तो आपने वो कर दिया, सुबह उठे तो उसकी दही बन चुकी थी। अब मैं सुबह आपको कह रहा हूं कि ये दही को वापस से दूध बना लेना शाम तक, कर पाओगे, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये केमिकल चेंज है, ये क्या है, ये इरिवर्सिबल चेंज है, इसे वापस नहीं किया जा सकता। जो कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते। ठीक, तो इसमें क्या होगा भाई, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल, इनमें से कौन सा एक रिवर्सिबल चेंज है। तो आइस का मेल्ट हो जाना मतलब बर्फ का पिघल जाना एक रिवर्सिबल चेंज है, एक प्रतिवर्ती जो है हम परिवर्तन मानेंगे। क्यों, क्योंकि बर्फ थी सॉलिड, पिघल गई, पानी बन गई, वापस से जमा दो फिर से बर्फ बन जाएगी, फिर से सॉलिड हो जाएगी। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, इसे हम रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आप लोगों के सामने, कुछ कंकड़ पत्थर हैं, कुछ कंकड़ पत्थर हैं, उन्हें आपको मिट्टी से, रेत से अलग करना है। कैसे करोगे, फटकार के करोगे, छान कर करोगे, हाथ से उठा उठा के फेंकोगे, या फिर निस्तारण से हटाओगे, कैसे, कौन से तरीके से हटाओगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कंसेप्ट पता हो, और कंसेप्ट आपको पता है या नहीं अगले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ पता चल जाएगा। जिसने अगले वाले क्वेश्चन का सबसे पहले सबसे सही आंसर दिया, इसका मतलब उसे सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो इसका आंसर क्या होगा, मान लो कि मिट्टी है आपके पास, मिट्टी में से कुछ 2-4 कंकड़ पत्थर अलग करने हैं, तो आप हाथ से उठा के फेंक दोगे। लेकिन अब जो मान लो कि आपने एक ट्रक रेत मंगवाया है अपना घर बनवाने के लिए, ठीक, एक ट्रक भर के मिट्टी मंगवाई है। अब अपना घर बनवाने के लिए आपको उस मिट्टी की ज़रूरत थी, तो आप क्या करोगे, आप ये कोशिश करोगे कि इसमें बनाते समय, घर बनाते समय कोई भी दिक्कत ना आए, इसका पेस्ट अच्छे से बने। तो पेस्ट अच्छे से बनाने के लिए क्या करना होता है, छानना होता है, ताकि जितने भी पत्थर हैं वो अलग हो जाएं, कंकड़ पत्थर हैं वो साइड हो जाएं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सीविंग। सीविंग मतलब छानना। तो ये बी ऑप्शन जो है भाई, ये आपका आंसर करेक्ट वाला हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, नहीं, जिस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछने वाला था वो ये क्वेश्चन नहीं है, इससे अगले वाला क्वेश्चन होगा फिर। द प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टाक इज कॉल्ड, मतलब कि अनाज का जो पौधा होता है उसमें से अनाज के दाने को अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है। फटकारना, छानना, थ्रेशिंग करना या निस्तारण करना, बताएं इनमें से क्या कहा जाता है। काफ़ी लोग आप में से बहुत एक्टिव होते हैं, अच्छा लगता है आप लोगों की एक्टिवनेस देखकर। रोज़ सुबह उठ जाया करो, टाइम से उठ जाया करो, क्लास बहुत सोच समझकर कोशिश करके किसी भी हालत में 11 बजे मैं अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैं अवेलेबल हूँ या ना अवेलेबल हूँ आपको रिकॉर्डेड प्रीमियर फॉर्मेट में मिल जाए, तो इन चीज़ों की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि आपका 1 मिनट भी बर्बाद ना हो। आप लोग वेट करते ना बैठें कि कब 11 बजेंगे क्लास आएगी,
आज क्लास नहीं ली क्या, तो इस टाइप से आपको वेट ना करना पड़े, उस चीज़ के लिए मैं ऑलरेडी जो है इसको प्रोसेस करके तब सोता हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान दो फिर आप भी। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए थ्रेशिंग। फसल काटने के बाद उससे अनाज निकालने का, अनाज के दाने अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। पहले लोग हाथों से कर लेते थे, अब मशीनों से करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अब ये आया क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता था, आकार, रंग और अब इसमें तो भाई साइज, कलर और शेप। साइज और शेप के लिए क्या मतलब हिंदी वर्ड यूज़ करेंगे? साइज के लिए भाई आकार ही बोलेंगे और शेप के लिए भी आकार ही बोलेंगे। कोई बात नहीं, आप वैसे तो साइज और शेप में फ़र्क समझते हो ना। शक्ल बोल लेते हैं, चलो शेप को शक्ल बोल लेंगे और साइज को हम क्या बोल लेंगे? साइज को आकार बोल लेंगे। आकार, रंग और शक्ल के आधार पर पदार्थों को अलग करने की विधि को आप क्या कहोगे? हाथों से अलग करना, फटकारना, छानना या थ्रेशिंग करना? हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग या फिर थ्रेशिंग? क्या बोलोगे? इसका आंसर भाई जिसने सबसे पहले सबसे सही दिया होगा, इसका मतलब उसके कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, और मैं स्पेशली देखूंगा कि इसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही किसने दिया था। तो यहाँ भाई क्या देखेंगे हम, यहाँ आपको मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। ना तो हमारे पास कोई ऐसी मशीन है जो कलर के हिसाब से चीज़ों को अलग कर दे, नीले रंग की चीज़ों को अलग कर दे और लाल रंग की चीज़ों को अलग कर दे। जैसे मान लो मूंग और मसूर की दाल होती है, मूंग और मसूर की दाल हमने आपस में मिला दी। अब हम उसमें से क्या क्या अलग कर सकते हैं? हम उसमें से मान लो कि साइज़ के आधार पर, जैसे मान लो कि मूंग मसूर की दाल आपने मिक्सअप कर दिया और उसमें थोड़ी सी मिट्टी गिर गई, तो आप क्या करोगे? उसे छान कर मिट्टी साइड में हो जाएगी और दाल जो है वो आपकी अलग हो जाएगी, बच जाएगी, बाद में उसे धो लेना। तो इस तरीके से साइज़ के आधार पे तो हमने ठीक है उसे सेपरेट कर लिया, लेकिन कलर के आधार पे कि जो लाल मसूर है वो बिल्कुल अलग हो जाए और पीली मूंग की दाल है वो टोटली अलग हो जाए, ऐसी कोई मशीन नहीं बनी। फिर उसके बाद बात आती है शेप की। शेप मान लो आपने गेहूं में चावल मिला दिए, उसके बाद भी उसको अलग करने का कोई रास्ता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको हाथों से ही अलग करनी पड़ेंगी ये चीज़ें। तो इसके लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? इसके लिए हैंड पिकिंग अपनाया जाएगा। हाथों से पकड़ पकड़ के अलग करके फेंकना, उस चीज़ को अलग अलग करना, ये तरीका अपनाया जाएगा। तो ये थी भैया आज की आपकी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। क्वेश्चन भले ही मुश्किल ना लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कितने भी मुश्किल क्वेश्चन पूछ लो, आपको मुश्किल लगेंगे ही नहीं। लेकिन कंसेप्ट जो था उसमें आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। जो चीज़ें मैंने आपको समझाई बीच बीच में रुक के, वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा, काम की चीज़ें लगी होंगी। अपने दोस्तों को, जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है, हर किसी को, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे जैसे आपकी इच्छा वैसे शेयर कर देना। जाने से पहले लाइक ज़रूर कर देना और कोशिश किया करो हर रोज़ अपने किसी न किसी एक ऐसे दोस्त को क्लास में लेकर आओ जो सीटेट की तैयारी कर रहा है। अब वो दोस्त आपका कहीं का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं स्कूल का हो, ट्यूशन का हो, गली का हो, ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन दोस्त भी होते हैं। जैसे मान लो आप अलग अलग जगह पे क्लासेस अटेंड करते हो, जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि कोई साइंस की क्वेरी कर रहा है तो आप उसको बता सकते हो कि भाई उस जगह जाकर आप क्लास अटेंड कर सकते हो, बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है, तो ओवर करते हैं भी क्लास को। ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए 11 बजे से पहले फ्री होके बैठ जाया करो। 11 से 11:30 क्लास होती है, पूरी क्लास अटेंड करो। उसके बाद आप जो मर्जी काम करो अपने घर के, लेकिन ये आधा घंटा अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर निकालो।